क्या है रहस्य हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यानी भारतीय संविधान का? आखिर क्या किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए? क्योंकि इसी देश में कुछ लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, जबकि दूसरी तरफ मनुस्मृति को मानने वाले लोग उन्हें इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक्चुअल में हमारी देश की आजादी में कितना बड़ा हाथ रहा है और आज उसका हमारे समाज पे कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कभी उनके नाम से, कभी उनके द्वारा दिए गए रिजर्वेशन से, लेकिन आज की शुरुआत हम सबसे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी से करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट जो बीजेपी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए दिया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे भारत में आक्रोश पैदा हो गया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर क्यों आए होंगे पॉलिटिक्स में? उनका पॉलिटिक्स में आना मात्र एक ही रीजन था कि सभी इंसानों को बराबरी का अधिकार मिले और उन्हें इंसान माना जाए। उनके जीवन का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त जातिवाद, शोषण और भेदभाव को खत्म करना। यही रीजन था कि उन्होंने पहली बार 1920 में पॉलिटिक्स में इंटर होने के बारे में सोचा। उसके 4 साल बाद जब उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स कॉलेज में प्रवेश लिया 1924 में, तब उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे समाज में सुधार आए, खासकर दलितों और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति का जलाना समाज में एकता और समानता स्थापित करना था। इसके साथ साथ समाज में फैले हुए जातिवाद, भेदभाव को खत्म करना था। इसके बाद 1927 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जो आगे चलकर पुणे पैक्ट के रूप में खत्म हुआ था। इस विवाद की शुरुआत तब से हुई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान दलितों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी। यह विवाद तब और गहरा होता चला गया जब हिंदू महासभा और कांग्रेस के दबाव में आकर महात्मा गांधी जी ने दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें पॉलिटिक्स में बराबरी का अधिकार मिल सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी राजनीति की जर्नी 1930 में शुरू की थी, जब वो महाराष्ट्र के केल्विन गांव में समाज सुधारक आंदोलन में सक्रिय हुए थे। उसके बाद उन्होंने महार रेजिमेंट से जुड़ी नीतियों को भी चुनौती दी। इसके साथ साथ उनके जीवन का एक ही मात्र संघर्ष था कि समाज में व्याप्त जातिवाद, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। ये सब देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में हिंदू महासभा को छोड़कर उन्होंने एक अपनी नई पार्टी की स्थापना की 1936 में, जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उस पार्टी का एक ही उद्देश्य था श्रमिकों, किसानों और विशेषकर दलित समुदाय के हितों का समर्थन करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की योजना को पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था इससे दलितों को राजनीति में बराबरी का अधिकार मिलेगा और वो अपने मुद्दों को और अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। जबकि महात्मा गांधी जी ने इस योजना का पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था अलग निर्वाचन व्यवस्था से हिंदू समाज बिखर जाएगा और कमजोर हो जाएगा। महात्मा गांधी का विचार था कि दलितों को हिंदू समाज में पूरी तरीके से समाहित किया जाना चाहिए, न कि उन्हें हिंदू समाज से अलग रखा जाना चाहिए। इसके चलते महात्मा गांधी जी ने 1932 में इस विरोध को लेकर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने ये अनशन तब तक रखने का निर्णय ले लिया कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेती या फिर इस अलग निर्वाचन व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देती। गांधी जी के इस अनशन से स्थिति और खराब होती चली गई, जिससे पूरे भारत में एक हंगामा उठ गया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक राजनीतिक दल की स्थापना की और इस दल का मुख्य उद्देश्य था दलितों को राजनीति में बराबरी का अधिकार दिलाना।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कभी दलित स्वतंत्रता की वकालत नहीं की थी, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह डिसीजन लेना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार 1937 में चुनाव लड़ा। उन्होंने ये चुनाव द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की। इस जीत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्रिटिश भारत की विधानसभा में प्रवेश मिला। उसके बाद उन्होंने दलितों के अधिकारों की आवाज उठाने का मौका भी मिला। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में 1947 को नियुक्त किए गए। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान सभा में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले 1936 में एक अपनी पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसके 6 साल बाद 1942 में अपनी पार्टी का नाम बदलकर अंबेडकराइज कर दिया था। ये पार्टी राजनीतिक और समाज सुधारकों के लिए काम करती थी। 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पहली बार विधानसभा में हिंदू कोड बिल पेश किया गया था। यह बिल हिंदू समाज सुधारक और महिलाओं को संपत्ति, तलाक, बच्चों को गोद लेने के अधिकार देने के लिए तैयार किया गया था। उसके 1 साल बाद 1948 में इस विधेयक को अंतिम रूप दिया और भारतीय संसद में भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिल को समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम बताया। 1951 में हिंदू कोड बिल को काफी विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर रूढ़िवादी हिंदू नेताओं और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों के द्वारा। जब यह बिल पास नहीं हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को ही अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था यह बिल महिलाओं और समाज में समानता के लिए अनिवार्य है। हालांकि इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का विचार किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने विचार और दलितों के लिए कोई भी जगह नहीं देखी। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत की गई थी। उसके 4 साल बाद 1955 और 1956 में नेहरू सरकार में ही हिंदू कोड बिल के 4 प्रावधानों को अलग अलग तरीके से पारित किया गया, जिसमें पहला 1955 में आया। इस बिल को नाम दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट के तहत महिला और पुरुष को विवाह करने का समान अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ महिला खुद भी तलाक ले सकती है, ये भी इंक्लूड किया गया। जिसमें दूसरा 1956 में पारित किया गया, इस एक्ट को नाम दिया गया हिंदू सक्सेस एक्ट। इस एक्ट में महिलाओं और पुरुषों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला और पुरुष के ना होने पे विधवा बेटी और मां को संपत्ति का वारिस बनाया गया। तीसरा बिल भी 1956 में लाया गया। इस बिल को नाम दिया गया अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, यानी कि इस एक्ट के तहत महिलाएं भी बच्चों को गोद ले सकती हैं और उनका पालन पोषण भी कर सकती हैं। फाइनली चौथा बिल भी 1956 में लाया गया। इस बिल को नाम दिया गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप। इस एक्ट के तहत महिलाओं को भी पुरुष के बराबर बच्चों का अभिभावक बनने का अधिकार दिया गया। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1945 में एक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ये था कि दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किए जा सके। इस सोसाइटी के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना की, जो विभिन्न वर्गों के लिए खोले गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के 45वें अनुच्छेद में क्लियरली मेंशन किया है कि बच्चों को 14 साल तक फ्री और अनिवार्य एजुकेशन दी जाए। उसके बाद 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सिद्धार्थ नामक कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य ये था कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। सिद्धार्थ कॉलेज ने बहुत सारे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की, जो पहले ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उनकी शिक्षा और सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर दिया। 1956 में एक उत्तराधिकार अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत घर की संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, जो कि पहले सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। उसके बाद 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है या दहेज की वजह से किसी
किसी महिला का उत्पीड़न करता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार बनाते हुए इस दिशा में नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का समर्थन किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके कई सारे पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के कई मत एक साथ नहीं दिखे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना, विधानसभा में हिंदू कोड बिल को पेश करना, जिससे महात्मा गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऐसा लगता था कि हमारा हिंदू समाज कमजोर होकर बिखर जाएगा। फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान वीपी सिंह की सरकार ने दिया। उस वक्त भारत में जनता दल के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार थी और यह सम्मान 14 अप्रैल 1990 को उनके जन्मदिन पे ही दिया गया। ये कदम भारतीय समाज में उनके योगदान को सम्मानित करना और उनके विरासत को स्थापित करने का एक प्रतीक साबित हुआ। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, वो स्टेटमेंट ये है कि हमारे देश में एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। हालांकि ये स्टेटमेंट एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक पूरी तरीके से अटैक था। जब आप वो पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बट उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया, जिस टोन में बोला, दूसरी बात उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान के साथ कंपेयर किया, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, ना हम नास्तिक है ना हम आस्तिक है, लेकिन हम वास्तविक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के बाद भारत में बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी, बीएसपी पार्टी ये चाहती है कि या तो पूरे देश के सामने उन्हें माफी मांगना चाहिए या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा है। ये पत्र स्पेशली उन्होंने 2 लोगों के लिए लिखा है। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, दूसरे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने अपने पत्र में क्लियरली मेंशन किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई नेता नहीं है, बल्कि वो हमारे देश की एक आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद लोग ये चाहते हैं कि इस मामले में आप गहराई से विचार करें। अगर नीतीश कुमार जी को दोबारा से 2025 में सीएम बनना है तो उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सीएम बनने के लिए उनके पास काफी अच्छा SC/ST का वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो सीएम बनते हैं। आज की डेट में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि या तो अमित शाह जी को पूरे देश के सामने माफी मांगना चाहिए या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया। थैंक यू।